हेलो, आवाज जा रहा है ना? हेलो, हाँ सर। ओके ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन रिडक्स रिएक्शन भी शो करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि इसके ऑक्सीडेशन के रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन हमें देखना है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन के दौरान। एल्डिहाइड एंड कीटोन आपका शो करते हैं रिडक्स रिएक्शन। इस केस में आपका सबसे पहले देखना है ऑक्सीडेशन। इसका हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जब भी कभी भी अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन को हम लोग ब्रैकेट में ओ लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में यह आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अर्थात इस केस में आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यह इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। इस केस में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हो ना, तो उसमें भी ये आपको दिखेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं। इस केस में कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है आपका, तो पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है KMnO4, या फिर इसकी जगह पर बेयर्स रिजेंट भी हो सकता है। बेयर्स रिजेंट के द्वारा भी बदल सकता है, लेकिन ये बहुत ही लिस्ट एक्टिव होता है। इससे एल्कोहल बनाते हैं हम लोग खास करके, यानी कि इससे भी हम लोग बदल सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी, हार्ट कॉन्ग KMnO4 भी, और डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिजेंट। इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी भी प्रकार के एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ 3 अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं जो कि आपके वीक होते हैं, और भी 3 होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके नाम क्या होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेंट होते हैं। इसमें से पहला होता है आपका टॉलेंस रिजेंट, टॉलेंस रिजेंट, ओके। सेकेंड नंबर होता है आपका फेहलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिजेंट के बाद आता है सेकेंड नंबर आपका फेहलिंग सोल्यूशन। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे एक एक करके, लेकिन बस अभी नाम देख लो, फेहलिंग सोल्यूशन। और इसके बाद फिर एक और आपका आता है जिसका नाम होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। थर्ड नंबर पर एक और आता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। यानी कि टोटल आपके पास 6 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि आपका एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में। ये तीनों कन्वर्ट कर देते हैं। हम ना इसके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इस केस में हमें मैकेनिज्म के बारे में नहीं देखना है, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा टफ है। इसलिए इसका मैकेनिज्म आपको नीट लेवल पर, जे लेवल पर नहीं पूछता है, और आगे देखना भी नहीं है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर CH3CHO के ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करा दें सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, न्यूट्रल मीडियम यानी कि वाटर के प्रेजेंस में भी अगर रिएक्शन कराते हैं, तो भी ये आपका एक ऑक्सीजन डोनेट करता है, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटिक एसिड के अंदर, है ना। एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटिक एसिड के अंदर। आया समझ में। बेंजल्डिहाइड इस केस में कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड के अंदर। अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ दूसरी बार K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड के अंदर। इस प्रकार से ये कन्वर्ट
हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा दें, कोई भी ग्रुप लगा दें ABC, और इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, तो भी ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये वाला चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? ये चीज़ इस प्रकार से होता है। ये एग्जाम्पल है इसका। टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि कीटोन के साथ क्या होता है। एल्डिहाइड इस प्रकार से रिएक्शन देता है। अच्छा देखो, जो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नाम देते हैं। तो कहीं पर भी आपके सामने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दे तो माइल्ड का मतलब होता है स्लो, इसका सिनोनिम्स होता है स्लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होता है, स्लो होता है वो। इस केस में होता क्या है कि अगर कीटोन के बारे में बात होगी, यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज किया जाता है। यानी कि इस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, यानी कि K2Cr2O7 का यूज़ कर सकते हैं एसिड के प्रेजेंस में, और फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। इसके अलावा इसके द्वारा क्या हो जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन अगर आप गलती से भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ घूमते हैं कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, उस केस में यह रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, जब हम लोग फॉर एग्जांपल टॉलेंस रिजेंट, सेकेंड फेलिंग सॉल्यूशन और थर्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करेंगे, तब यहाँ पर ये कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा होता है कीटोन का ऑक्सीडेशन। और तो और एक बात और है, जिस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते थे, जब एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडेशन होता था तो उस केस में RCHO के बीच का ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता था और उसके बीच में आकर के ऑक्सीजन ऐड हो जाता था। ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता था और उसके बीच में ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाता था, तब उसको हम लोग RC डबल बॉन्ड OH लिखते थे। लेकिन अगर हम लोग कीटोन लेते हैं ना, तो कीटोन क्या होता है कि आपका डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट देता है। इस केस में जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये आपका वाइगोरस कंडीशन में होता है। वाइगोरस कंडीशन एक स्पेशल कंडीशन होता है जिस कंडीशन में ही क्या होता है, रिएक्शन होता है, और इस केस में डिफरेंट प्रकार का डिफरेंट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। इस केस में बहुत ही अलग अलग प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है, जिसके चलते कि यहाँ पर डिफरेंट प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, हम बना रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाए और फिर ये वाला अलग ब्रेक हो जाए, तब ये क्या बनेगा, हम वाइट वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस केस में बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पर R के अंदर जितने कार्बन होंगे, यहाँ पर R में N-1 कर दोगे, कार्बन संख्या घटा दोगे, एक कार्बन जो है कि C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर अब हम रेड वाला बनाते हैं, अगर मान लो कि ये इस प्रकार से ब्रेक हुआ और ये वाला इस प्रकार से
तब इस केस में बनता है, यहाँ आर डैश कर लेना। तब अगले केस में कैसा प्रोडक्ट बन सकता है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा, प्लस आर पर n-1 जितने कार्बन होंगे उसमें से एक घट जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट आपके प्राप्त होते हैं। इसलिए जब ये डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं तब इसका ऑक्सीडेशन यूजफुल नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, क्योंकि जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये आपका प्रोडक्ट ही चेंज हो गया ना। जो हमारे पास मेन कार्बन की स्ट्रीम थी वह स्ट्रीम ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आर नॉट वेरी यूजफुल। इस केस में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, और जब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है तो इसको हम लोग नहीं काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट में। जैसे कि अगर हमारे पास एक कीटोन है RCH2 सी डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और यहाँ पर R डैश, इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया। मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट एक परफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो कार्बन की संख्या दिया गया इसको हम लोग नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3, ये नंबर है। जब इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब यहाँ से अगर हम ब्लू कलर वाला बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं तब ये आपका क्या बनता है, तब ये आपका बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच बनता है। ठीक है, और अगर हम 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जब ये वाला अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में और अलग प्रोडक्ट बनता है। इस केस में आपका क्या बन जाएगा, RCH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच बनता है। ठीक है, ऊपर लग का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर लग का प्रोडक्ट बनेगा जब when C1 C2 बॉन्ड ब्रेक, जब C1 और C2 का बॉन्ड ब्रेक होगा तब, और नीचे वाला का प्रोडक्ट बनेगा जब C2 C3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। when C2 C3 बॉन्ड क्लीवेज, जब C2 और C3 के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा तब ये वाला प्रोडक्ट आता है। आया समझ में? ये है इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि कीटोन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो है, लेकिन ये आपका मेन कार्बन चेन को ब्रेक करके खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay. Now we see the another first reaction is टॉलेंस रिएजेंट। 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट, लाइट यहाँ चला गया, कब तक आएगा पता नहीं। टॉलेंस रिएजेंट, जब तक लैपटॉप चार्ज है तभी तक चलेगा क्लास। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इस केस में हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? अमोनिकल, एक सेकेंड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। और ये जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। RCHO को जब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, RC डबल बॉन्ड OH के अंदर कर देता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर है। इस केस में होता क्या है कि जो रिएजेंट होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। रिएजेंट को हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला होता है पहला हम लोग लिखते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस के ऊपर 1+ चार्ज प्लस OH- के फॉर्म में। पहला इस प्रकार से हम लोग रिएजेंट को लिख सकते हैं।
और जो दूसरा हम लोग तरीके से लिखते हैं, सेकेंड टाइप से जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में Ag2O पर Ag2A के फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो इस केस में होता क्या है ना कि ये रिएक्शन होता है। देखो ये एक प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है। टॉलरेंस रीजेंट जो है एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, जिसके चलते कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी यह एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है तभी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और हम जिस टेस्ट ट्यूब में करते हैं, है ना, जिस टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग इसको करते हैं उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि ये सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करता है। ये आपका है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा हमारा आर्ट ख़राब है इसलिए हमारे आर्ट पर नहीं जाइए। मान लीजिए कि इसके अंदर ये इतना हमारा क्या है, एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसके अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बना लिया है ना। इसमें एल्डिहाइड था, टॉलरेंस रीजेंट को हमने ऐड किया तभी किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट होने के साथ साथ ये क्या होता है ना कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका इनर वॉल के पर सिल्वर जो है कलेक्ट हो जाता है। इसके इनर वॉल पर सिल्वर कलेक्ट हो जाता है। शायद क्लास 11 में भी इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो जब ये इस पर कलेक्ट हो जाएगा तब यह एक सिल्वर मिरर की तरह का वर्क करता है। ये एज ए सिल्वर मिरर दिखाई देता है। तो जब ये सिल्वर मिरर की तरह दिखाई देता है उस केस में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। मिरर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम चाहे तो अपना फेस भी देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और इस केस में रिजेंट क्या होता है, इस केस में जो रिजेंट होता है वो यहाँ पर हमने उसका फार्मूला लिखा है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस और Ag2O। ये आपका क्या होता है, रिजेंट होता है। आया समझ में? Yes, sir. अब देखो ये रिजेंट बनता कैसे है। इस केस में ये वाला रिजेंट बनता कैसे है इसके बारे में देखते हैं। नीचे जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर, यहाँ पर हमने लिखा है ना, इसी से बनता है। ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इसी से बनता है। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग NH4OH के सॉल्यूशन में, NH4OH के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं, AgNO3 को ऐड करते हैं, तब ये आपका बन जाता है Ag2O प्लस NH4NO3 प्लस H2O, ये बनता है। और इस केस में जो Ag2O है वही टॉलरेंस रिजेंट है। या तो हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। नीचे वाले एक और स्टेप में रिएक्शन होगा जिसके अंदर Ag2O अगेन NH4OH के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है 2AgNH3 का होल ट्वाइस के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज होता है। तो इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके आउटर स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में OH माइनस आ जाता है, प्लस यहाँ पर 3H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल बना है यही क्या कहलाता है, टॉलरेंस रिजेंट कहलाता है। यही क्या होता है, टॉलरेंस रिजेंट होता है। आया समझ में? तो चाहे ऊपर का ये येलो कलर में है या फिर नीचे जो ग्रीन कलर में है, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिजेंट बोलते हैं। और इसके साथ जो रिएक्शन होता है उसको हमने दिखाई दिया आपको कैसे रिएक्शन होता है। तो इसको अगर हम अगेन ऑब्जर्व करना चाहें तो देख सकते हैं, जब हमारे पास एल्डिहाइड होगा तो इसके ऊपर हम दोनों रिजेंट को हम लोग एक एक बार करके चेक करते हैं। इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें, 2 जो नीचे वाला बना है AgNH3 का होल ट्वाइस, है ना, के ऊपर एक प्लस चार्ज, प्लस में यहाँ पर 3OH माइनस आता है, उसके साथ रिएक्शन होकर के ये बदलता है आपका RC डबल बॉन्ड OO माइनस, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है प्लस 2Ag।
ये सिल्वर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और इसी सिल्वर मॉलिक्यूल के चलते यह क्या कहलाता है, इस केस में ये आपका टॉलेंस रीजेंट यानी कि मिरर फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। इस रूप में हम लोग इसको दिखा सकते हैं, यानी कि आपका ये देखो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बन जाएगा। ये एल्डिहाइड था जिससे आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसका एक और पार्ट से रिएक्शन हो सकता है। अगर आप इतना बड़ा रिजेंट नहीं लिखना चाहते हो तब आप कैसे लिखोगे, RC डबल बॉन्ड OH के ऊपर Ag2O के साथ रिएक्शन होगा तब ये क्या बन जाएगा। इस केस में हम इसको कंप्लीट रूप में रिएक्शन दिखा सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH प्लस 2Ag, सिल्वर मिरर। यही क्या है आपका सिल्वर मिरर है। हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एल्डिहाइड फॉर्म द सिल्वर मिरर, ओनली एल्डिहाइड। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ओनली एल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, नॉट कीटोन, नॉट कीटोन, नॉट कीटोन। इस केस में आपका कीटोन जो है सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, नॉट कीटोन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक और इसका रिएक्शन है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो भी जो है कि टॉलेंस रिजेंट टेस्ट देता है। नोट करके इसको आप लोग लिख लेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि इसका भी हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन also give टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, इस केस में क्या फॉर्मेशन होता है, तब इस केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड OCOH, यहाँ R और यहाँ पर H, ये आपका फॉर्मेशन होता है। क्यों नहीं चल रहा है ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, फिर से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या, इसको लग रहा है रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मार्कर चलना बंद हो गया। रुको 2 मिनट, पहले तुमको इसको सेंड करके फिर रिफ्रेश करता हूँ, वरना फिर जो है कि वो नहीं सेंड हो पाएगा। 1 मिनट रुकना, पहले मैं तुम्हें इसे को सेंड कर लेता हूँ। हम फिर से यहाँ पर देखते हैं नोट करके, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन नहीं देता है लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस रिजेंट देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव टॉलेंट टेस्ट, गिव टॉलेंट टेस्ट। ओके, इस केस में होता क्या है कि जब हम लोग लेते हैं RC डबल बॉन्ड OCH के ऊपर रिएक्शन कराते हैं टॉलेंस रिजेंट का, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में Ag2O का, तब उस केस में आपका यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, H2O फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये बन जाता है आपका RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
आर प्लस 2Ag, है ना। 2Ag का मतलब होता है सिल्वर मिरर, है ना, सिल्वर मिरर बनता है। आया समझ में? इस प्रकार से ये आपका होता है। ये था आपका टॉलेंस रीजेंट। जब अब हम लोग इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब आगे देख लेंगे इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस रीजेंट के जितना ही इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका फेहलिंग सोल्यूशन। फेहलिंग सोल्यूशन, फेहलिंग सोल्यूशन के अंदर क्या होता है आपका ये होता है एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का सोल्यूशन, जिसके लिए लिखा जाता है इट इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन complexed with sodium potassium tartrate, TARTARATE। इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये भी एक तरह से अगर हम लोग अच्छे से बात करेंगे तो ये भी एक क्या होगा, ये भी आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होगा। इतना बड़ा हमने इसको बोलने से पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी क्या बोल सकते हैं, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन का मतलब होता है Cu/2+। क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विथ टार्टरेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं। क्यूप्रिक आयन का मतलब होता है यहाँ पर Cu/2+, Cu पर होगा 2+, और टार्टरिक एसिड से बनता है टार्टरेट आयन। तो सबसे पहले हम लोग टार्टरिक एसिड का फार्मूला देखते हैं, CCOOH, यहाँ पर OH और यहाँ पर होता है OH। इसको हम लोग बोलते हैं आपका, अच्छा एक एक हाइड्रोजन भी होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टार्टरेट आयन, मतलब टार्टरिक एसिड, TARIC, टार्टरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। अगर इसके अंदर से, अगर इसके ऊपर हम क्या चीज़ का रिएक्शन करा दें, इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं KOH प्लस NaOH का, तब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका ये वाला OH और ये H, इसके बाद फिर ये वाला OH और ये वाला H मिल करके 2 मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं वाटर का, और लास्ट में ये आपका क्या फार्मेशन हो जाता है, ये फार्मेशन होता है CH COOK, फिर यहाँ पर CH COONA और OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मतलब टार्ट्रेट आयन ही हो जाएगा, है ना, टार्ट्रेट, स्पेलिंग सही नहीं है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट इसको हम लोग बोलते हैं। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार का इसके अंदर सोल्यूशन होता है, और दोनों सोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है सोल्यूशन ए, इसके अंदर पहला होता है आपका सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए एक होता है जिसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, CuSO4 का सोल्यूशन होता है, यानी कि इसका एक्वा सोल्यूशन होता है। इसके बाद आपका होता है सेकेंड नंबर में सोल्यूशन बी, सेकेंड नंबर में आता है आपका सोल्यूशन बी, सोल्यूशन बी। इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर होता है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ,
यानी कि बेस के प्रेजेंस में इसको लिया जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम और टार्टरेट होता है, है समझ में, ये चीज़ होता है। इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है कि क्या रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है बेस के साथ, है ना, यानी कि एल्कली के साथ रिएक्शन करता है। CuSO4 रिएक्ट विथ NaOH, और जब इसके साथ रिएक्शन होता है इसका, तब ये आपका ये क्या है, साल्ट है, ये प्रकार का साल्ट है कॉपर सल्फेट, और ये है आपका बेस। और कौन सा बेस है, स्ट्रांग बेस है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कली। ये इसके साथ रिएक्शन करके बना लेता है CuOH का होल ट्वाइस, यानी कि स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट रिएक्शन करके क्या बना लेगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये हो जाएगा अब साल्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कलाइन क्यूप्रिक आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन क्यूप्रिक आयन, ये आपका हो जाता है एल्कलाइन क्यूप्रिक आयन। अब ये जाकर के रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ, यानी कि यहाँ पर अब रिएक्शन होता है CuOH का होल ट्वाइस का किसके साथ, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ, CH3OONA, फिर CH COOK, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH है, इसके साथ रिएक्शन होता है। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, OH। हमने इस बांड को ओपन करके रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगा। इसका एक स्पेशल नाम होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम बोलते हैं रोचेल साल्ट, ROCHELLE, रोचेल साल्ट इसको हम लोग बोलते हैं। इसके साथ ही रिएक्शन होता है। अच्छा देखो रिएक्शन कैसे होगा इस केस में, तो इस केस में आपका रिएक्शन होता है ये CuOH और यहाँ पर OH आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है, H2O के 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। और जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तब ये आपका क्या फार्म हो जाएगा ये आपका फार्म हो जाता है Cu और O CH OCH, फिर COONA और COOK, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि ये आपका होता है ब्लू कलर का कंपाउंड, ब्लू कलर कंपाउंड होता है। सॉरी दिख नहीं रहा है, देखने के लिए हम थोड़ा सा स्पेशल काम करते हैं। ये आपका होता है ब्लू कलर का कंपाउंड, ब्लू कलर का आपका ये होता है, आया समझ में। और यही जो ब्लू कलर है जब रिएक्शन कराया जाता है जब अब यही रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो ब्लू कलर है यह कलरलेस में बदल जाता है। सॉरी, ये जो ब्लू कलर है ये आपका रेड कलर में बदल जाता है, ये ब्लू कलर रेड कलर में बदल जाता है जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तब ये आपका ब्लू कलर रेड कलर में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो इसके रिएक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, यही जाता है रिएक्शन करने, ये वाला जाता है रिएक्शन करने, लेकिन हम ये वाले इतने बड़े को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं Cu पर 2+, ये लिखते हैं और इसके साथ साथ OH- लिख देते हैं, या फिर इसको सिंपल भाषा में जैसे वहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस OH- लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं Cu पर 2+ और OH-, या फिर जैसे वहाँ पर Ag2O लिखते थे उसी प्रकार से यहाँ पर CuO लिखते हैं। आया समझ में, यहाँ पर जो हमारा CuO है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में।
इस केस में जब ये रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ 2CuO, जो कि आपका होता है ब्लू कलर का, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तब ये वाला जो ऑक्सीजन है, जो आपका ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है और ये आपका फॉर्मेशन होता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और H, इस प्रकार से आपका फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो होता है, देखो हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसका लिए है ना, जब 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन इसके पास गया है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो CuO कन्वर्ट हो जाता है Cu पर 2O में, यानी कि इस केस में आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, CuPrOUS, क्यूप्रस ऑक्साइड। यह है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड में। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है आपका ब्लू कलर का, यहाँ पर ये होता है आपका ब्लू कलर का, लेकिन अब ये वाला जो हो जाता है ये होता है आपका रेड ब्राउन PPT। रेड ब्राउन कलर का हमें PPT प्राप्त होता है और यही PPT के चलते यह जो है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट। क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। किसका टेस्ट? एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन जो है फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन फेहलिंग सॉल्यूशन को ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है ना। यही इसका पहचान होता है। इसको हम या तो Cu2O के फॉर्म में लिख सकते थे या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड H और 2Cu पर 2 प्लस चार्ज प्लस 3OH माइनस आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, जो नीचे वाला रिएक्शन है यह आपका आयनिक इक्वेशन है। इस केस में आपको बदलता है RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 2Cu पर प्लस चार्ज और 2H2O में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका होता है कौन सा कलर में, तो नीचे वाला आपका होता है, ये आपका होता है ब्लू और ये आपका हो जाता है रेड, मतलब ब्राउन रेड PPT इसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ओके, इस प्रकार से ये बनता है। यह था आपका फेहलिंग सॉल्यूशन। अब जैसे फेहलिंग सॉल्यूशन होता है उसी प्रकार से एक और लास्ट में आपका आता है टेस्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। C नंबर में आता है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये तीनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट का रिजेंट क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट का रिजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस केस में बनता क्या है, इस केस में रिएक्ट करने कौन जाता था, तो उस केस में रिएक्ट करने जाता था Ag2O या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस चार्ज और इसके बाद फिर 3OH माइनस जाता था। इसके बाद था आपका फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन में क्या बनता था, तो इस केस में आपका बनता था क्यूप्रिक आयन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसके साथ रिएक्शन होकर के आपका रोचेल साल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते थे, रोचेल साल्ट बोलते थे। तो उसके साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता था जो कि आपका होता है ब्लू कलर का। अब ये जब ब्लू कलर का कंपाउंड रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ तो वो रेड कलर के PPT में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो Cu पर 2 प्लस है वह कन्वर्ट हो जाता है Cu पर प्लस चार्ज में, अर्थात कॉपर का उस केस में हो जाता है रिडक्शन और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का हो जाता है ऑक्सीडेशन, जिसके चलते कि इन सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इस केस में एल्डिहाइड और कीटोन, आज का जो हम लोग हेडिंग देख रहे हैं इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केस में एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है और जो इसके ऊपर रिएक्ट करता है उसका खुद का रिडक्शन होता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं C नंबर का रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, इस केस में जैसे वहाँ पर था सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर सॉल्यूशन B जो है बदल जाता है।
इस केस में भी क्या होता है, दो प्रकार का सोल्यूशन होता है। पहला सोल्यूशन होता है आपका सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए में आपका होता है, आपको ये पूछता है कि कौन कौन सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ए में क्या आता है, तो कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन बी में क्या आता है, तो फेलिंग सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन बी में आता है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही सोल्यूशन है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, फिर से CuSO4 सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होगा। इसके ऊपर अब हम रिएक्शन कराएंगे। अब इसके ऊपर एक और सोल्यूशन होता है इसके साथ, सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी, इस केस में क्या होता है, आपका एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट। ठीक है, वहाँ पर क्या था, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट था, लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगा सोडियम साइट्रेट। ठीक है, ये चीज़ होता है। बस ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फेलिंग सोल्यूशन में सोल्यूशन ए सेम रहता है दोनों में, जो कि होता है कॉपर सल्फेट, और सोल्यूशन बी में फेलिंग सोल्यूशन में होता है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, और इसके केस में आपका होता है सोल्यूशन बी में एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट। अब इस केस में भी सेम उसी टाइप से रिएक्शन होता है। अब पहले हम लोग देखते हैं कि सोडियम साइट्रेट क्या होता है। तो सोडियम साइट्रेट बनता है आपका साइट्रिक एसिड से, साइट्रिक एसिड से। और साइट्रिक एसिड कहाँ फाउंड किया जाता है, लेमन में, है ना। लेमन के अंदर और ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है, CH2, C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पर C, फिर C डबल बॉन्ड OOH, फिर यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड OOH होता है, और यहाँ पर आपका होता है सिर्फ OH। ये आपका होता है फार्मूला किसका, साइट्रिक एसिड का। साइट्रिक एसिड का ये फार्मूला होता है। अब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है NaOH का। तो जब ये NaOH का रिएक्शन करेगा तब इस केस में यहाँ से 3 OH और यहाँ से तीनों हाइड्रोजन, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल बन करके रिमूव होते हैं, और इस केस में फाइनली आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका CH2 COO माइनस Na+, यानी कि COONa, फिर COONa एंड CH2 COONa, और यहाँ पर आपका हो जाता है OH, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड से बदल जाता है आपका सोडियम साइट्रेट में, इसका नाम हो जाता है सोडियम साइट्रेट। अब ये आपका फाइनली बन गया और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या गेम होता है। तो जो पहला रिएक्शन था वह सेम जैसे फेलिंग सोल्यूशन में हुआ था वैसे ही होगा, यानी कि आपका कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग किस मीडियम में करा रहे हैं, बेसिक मीडियम में। तो आपको पता था, हमने बताया भी था कि ये आपका साल्ट होता है, ये आपका बेस होता है, स्ट्रांग बेस होता है। ये दोनों आपका रिएक्शन करेंगे, ये आपका है स्ट्रांग बेस, ये आपका स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके बन जाता है आपका CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 हो जाता है। अब ये हो जाता है आपका बेस और ये आपका हो जाता है साल्ट, एक्सचेंज हो जाता है। अब ये जो साल्ट है रिएक्शन करता है, ये जो साल्ट है ना, सॉरी ये जो बेस है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम साइट्रेट के साथ, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ पर ये रिएक्शन होता है CuOH के होल ट्वाइस। इसको हम थोड़ा सा ओपन करके और अच्छे से लिखते हैं, CuOH और OH के ऊपर रिएक्शन होता है आपका COH और CH2 COONa और COONa। सिमिलरली यहाँ पर CH2 COONa के साथ रिएक्शन होता है, और जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तब आपका ये क्या होता है, ये
H2O मालिक्यूल, सिर्फ यहाँ से 1 H2O मालिक्यूल रिमूव होता है। और जैसे ये 1 H2O मालिक्यूल रिमूव होगा तभी आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CuOH, फिर C के साथ O, C, CH2, COONA और COONA और CH2, COONA, ये आपका फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका होता है कौन सा कलर का, ब्लू कलर का होता है। और जब ये भी आपका ब्लू कलर है और ये भी आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, देखो फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन अप्रॉक्स सिमिलर होते हैं, बस यहाँ पर सोल्यूशन बी चेंज हो जाता है। फेलिंग सोल्यूशन में सोल्यूशन बी क्या होता है, वहाँ पर होता है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, और यहाँ पर सोल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है। जब यहाँ पर भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड OH के साथ आपका, तो ये हम पूरा नहीं लिखते हैं, ये आपका पूरा होता है लेकिन इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ये पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग लिखते हैं Cu पर 2+, हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, Cu पर 2+। यहाँ पर अब Cu पर 2+ का रिएक्शन होता है, यानी कि क्या नाम है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन का रिएक्शन होता है। 2 मालिक्यूल आते हैं Cu पर 2+ के, 3OH के साथ रिएक्शन होता है, 3OH-। ये आपका होता है ब्लू कलर का, और ये ब्लू कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ब्लू कलर आपका कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, यानी कि आपका ये बन जाता है RCOO- प्लस में यहाँ पर हो जाता है 2Cu पर प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर 2H2O, ये ब्लू कलर से आपका कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही कंडीशन रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन या फिर सिंपल भाषा में रेड PPT में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रेड PPT में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस केस में इसका हो गया, यानी कि Cu पर 2+ का रिडक्शन हो गया, Cu पर 2+ का रिडक्शन हो गया, और एल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब हम लोग को अगला रिएक्शन देखना है, हेलोजिनेशन हेलोफार्म डी अल्फा ड्यूटेरेशन रिएक्शन, जिसको कि हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। एक आज बस एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वो होता है आपका सिफ्रिजेंट, SCHIFFS, सिफ्रिजेंट। इसके बारे में थोड़ा सा बस जानकारी ले लेते हैं। इट इज ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ रोजनेलिन हाइड्रोक्लोरिक विच पिंक कलर हैज बीन डिस्चार्ज बाय पासिंग SO2। एल्डिहाइड स्टोर्स पिंक कलर व्हेन ट्रीटेड विथ सिफ्रिजेंट। इस केस में क्या होता है, सिफ्रिजेंट में क्या होता है कि ये आपका एक नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है ना, एक ये आपका नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। इस केस में यह आपका पिंक कलर इस केस में डिस्चार्ज हो जाता है। जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है ना, तब इस केस में व्हेन रिस्टोर एल्डिहाइड व्हेन रिस्टोर पिंक कलर व्हेन ट्रीटेड विद सिफ्रिजेंट। नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है सिफ्रिजेंट, जो कि आपका पिंक कलर का होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से SO2 से पास करते हैं, तो इस केस में इसका पिंक कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इस केस में इसका पिंक कलर रिमूव हो जाता है, पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फिर से रिएक्शन कराया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन का, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, जैसे ही इसके ऊपर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो अगेन हमें इसका यानी कि सिफ्रिजेंट का पिंक कलर हमें ऑब्टेन्ड होता है। इसका हमें अगेन पिंक कलर ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है।
तो इस टाइप का रिएक्शन होता है। कल हम आपको बताएंगे कि सिर्फ रिजेंट के अंतर्गत कौन कौन से रिजेंट आते हैं। थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ रिजेंट में कौन कौन आते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। अच्छा, एक यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है लास्ट में कि ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये वाला आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड आपका तीनों रिएक्शन नहीं देता है। कौन कौन सा? ये क्या नाम है, टॉलेंस रिजेंट बेंजल्डिहाइड देता है, लेकिन आपका फेहलिंग बेनेडिक्ट एंड सिफ रिजेंट टेस्ट एंड SCHIFF सिफ टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। सिफ टेस्ट नॉट गिव, बेंजल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देता है। आया समझ में? क्यों नहीं देता है? तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके चलते ये जो तीनों टेस्ट हैं, ये तीनों टेस्ट आपका बेंजल्डिहाइड नहीं शो करता है। आया समझ में? ये था आपका आज का टेस्ट, जो कि आपका पूरा रिडक्स रिएक्शन खत्म हो गया। ये था रिडक्स रिएक्शन। कल हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, उसके चलते दी जाने वाली रिएक्शन, जिसके अंदर एक रिएक्शन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोफार्म रिएक्शन, वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी आगे के रिएक्शंस को बारे में, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन स्पेशली रिप्रेजेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आया समझ में? अब बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं संडे के दिन पेपर बना लेता हूँ नीट और जेई का, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? Okay.